resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रीड कर रही थी। तो प्रियम्बल का क्या मोटिव है? व्हाट इज प्रियम्बल, हाउ इट केम, ब्ला ब्ला ब्ला। अब प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, द फिलोसॉफी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 14th December 1946 एंड अडॉप्टेड ऑन 22nd January 1947। उसका रिजल्ट क्या था? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल है क्या? एक्चुअली प्रियम्बल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल। वहाँ पे क्या लॉ होगा, व्हाट इज़ बाइंडिंग, व्हाट इज इन्फोर्सेबल, पर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफी एंड इन शॉर्ट यू कैन से द समरी ऑफ होल डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रियम्बल. Preamble is regarded as the introduction or prelude to the Constitution, that is, it carries the essence of the summary, the whole Constitution. Preamble also contains the basic value which is found in the Constitution. According to D.D. Basu, Preamble contains the theme of the Constitution. Preamble contains the key to reveal the minds of the Constitution maker on it, tell us the intention they had in the mind regarding various provisions of the Constitution. Preamble is the form of declaration, but it does not confer any substantive power to citizen or government, nor it limits those power. एक्चुअली अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहो कि वो एजुकेटेड है या नहीं, तो आप इसका इंट्रोडक्शन में लिखोगे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। बट अगर आप एजुकेटेड लिखते हो तो ये तो नहीं पता चलता ना कि वो कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा। इफ़ ही इज स्टडीड ओनली फॉर क्लास 1 देन ही इज़ ऑल्सो एजुकेटेड, पर वो MA BA भी किया है तब भी वो एजुकेटेड है। पर उसको जो हम एजुकेटेड है दैट इज जस्ट अ समरी, but in detail how much he studied, it is details and it is the Constitution. So which is supreme, introduction or detail? Of course detail. The Constitution is supreme and preamble is just a summary or introduction. It is inferior to Constitution. Preamble जो सबसे पहले preamble अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिगिन हुआ था। और N.A. पालकीवाला जो कि एक इमिनेंट जूरिस्ट था, उसने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन प्रियम्बल ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज नो। क्यों नहीं? बिकॉज प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रियम्बल इज inferior to constitution. If there is clash between preamble and constitution, then form, that is constitution, prevail over preamble, क्योंकि preamble is just a summary, introduction, और constitution is detail. Next is, अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आप आर्टिकल 15(1) जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड आर्टिकल 15(4) सब क्लॉज 4 में लिखा है स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड सिटीजन। ये क्या है? ये दोनों है सोशल जस्टिस।
If in Supreme Court, if there is an ambiguity surrounding an article of the Constitution, then that interpretation of the article may be used by court which matches allies with the preamble. Preamble has an enacting clause where it declares that Constitution of India enacted and adopted on 26 November 1949. ये तो लिखा हुआ है. अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं. हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लर्न करना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या कभी कोई क्लास होता है किसी केस में सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को एज अ सजेशन यूज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए, राइट. अब हाउ who formed the Constitution of India? People of India. People of India ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रन करता है कंट्री सिस्टम या गवर्नमेंट को. तो इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को रन करता है या पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को रन करता है. एक इसमें एक केस था खेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा था ये यहाँ पे हमने पढ़ा कि हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज बाय पीपल ऑफ इंडिया. तो खेर सिंह ने ये इस पे क्वेश्चन किया, हाउ पीपल ऑफ इंडिया मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट ओनली सम हैंडफुल ऑफ पीपल मेड इट. उसने क्वेश्चन ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पीपल ऑफ इंडिया ने नहीं पर कुछ गिने चुने लोगों ने बनाया. तो इसमें एक तो 1989 में इस स्टेटमेंट को चैलेंज किया गया खेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे. पर कोर्ट ने कहा स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली. ये लीगल फिक्शन, यहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट it is a conclusion assumption which cannot be tested or challenged in any court of law and it should be accepted as such. कुछ जैसे कि वहाँ पे था, वो सिचुएशन वैसा था, वैसे बन गया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लॉ होना कुछ लॉ ना होने से बेहतर होता है. और ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ चैलेंज नहीं किया जा सकता. प्रियम्बल का कुछ मॉडल्स दिया गया है, जैसे आइडियल्स है, मॉडल या वैल्यू है, जैसे कि सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. और एस्पिरेशन, हम क्या बनना चाहते हैं, वो है लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी. ओके. अब एक क्वेश्चन आया था, ईच प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ईच प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके लिए दो केस इम्पॉर्टेंट है, बेरुवारी केस 1960 और केशवानंद केस 1973. जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू था उसमें ये माना जाता था कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल बट इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन एंड जस्ट एन इंट्रोडक्शन. पर और इसे बेरुवारी केस ने भी कहा इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कब? 1960 में ये मुहर लग गया, और इसीलिए इसे आर्टिकल 368 जो कहता है अमेंडमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. तो प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता. लेकिन इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड दैट इट्स ओन डिसीजन एंड और कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसे अमेंड आर्टिकल 368 के द्वारा किया जा सकता है एज इट इज ए पार्ट. सो इट कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368. ओके. और क्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट हुआ है? यस. कब?
सेकेंड अमेंडमेंट 1976 जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था। ये एक ही बार हुआ था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द को जोड़ा गया था किससे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और इसमें एक जवाब जो आया था कि यस इट इज़ अ पार्ट एंड इट कैन बी अमेंडेड। क्यों? क्योंकि जैसे भी हमारा सोसाइटी और मॉडर्न होता जाता है, उसके सर्कमस्टेंसेस चेंजेज होते हैं, और सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो उसमें न्यू लॉज और एक्ट लाने की ज़रूरत होता है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, इज इट नॉट इट्स फिलोसॉफी ऑल्सो चेंज? एंड व्हाट इज प्रियम्बल? इट्स फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ। सो इट इज़ नीडेड दैट प्रियम्बल शुड बी चेंज, और ऐसा हुआ भी है। नेक्स्ट एक टर्म को डिसाइड करते हैं, डेमोक्रेसी। इज आवर नेशन इंडिया इज डेमोक्रेटिक? यस ऑफ कोर्स। डेमोक्रेसी होता क्या है? जिसमें पीपल का पार्टिसिपेशन है, इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट पीपल द्वारा डायरेक्ट हो, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज अलाउड टू एक्सप्रेस एंड टू बी हेard while मेकिंग डिसीजन ऑफ इंडिया, राइट? तो क्या डेमोक्रेसी में हम इन इंडिया, क्या हम जाके वहाँ पे डिसीजन लेते हैं इन पार्लियामेंट? नो। सो डेमोक्रेसी कैन बी we can say there is 2 types of democracy, that is direct democracy and indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जब पीपल डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। पर इन केस ऑफ इंडिया वी डोंट गो, बट क्या करते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया टू बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? देयर इज सम रीजन। क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है और हम सब जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये हमारा लिमिटेशन है, इसीलिए हमारा डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है। पर इन सम केसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो पॉसिबल, बट इट इज़ लिमिटेड। ओके। और हाँ, डेमोक्रेसी इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाउएवर देयर आर सर्टन थ्रेट्स और वीकनेसेस, स्पेशली इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या क्या थ्रेट्स हैं? दैट इज पीपल चूजिंग रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव टू बिकम देयर वॉइस इन द गवर्नेंस सिस्टम is a big threat. However, this often happened because criminal or non-serious candidate determines the voice of people, which happened because many of them may votes and some brought to power by misuse of muscle power. Is it not? और पीपल वोट भी करते हैं बहुत ही पैरोकियल फैक्टर्स के लिए, मतलब नैरो केसेस के लिए, फैक्टर्स के लिए, लाइक रिलीजन, कास्ट वोट एटसेट्रा। और क्या क्या थ्रेट है? जैसे क्यों डेमोक्रेसी में थ्रेट है? देखो, पहला है पॉलिटिकल डिफेक्शन। जब कोई एक पार्टी से जीतता है और फॉर पर्सनल बेनिफिट वो अपना पार्टी चेंज करता है, इसे कहते हैं डिफेक्शन। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन भी हमारे डेमोक्रेसी को वीकन करता है। दूसरा वीकन क्यों करता है? इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। पीपल इलिटरेट है तो उसे पता नहीं है उन्हें क्या चाहिए, और वो पॉवर्टी भी है तो कुछ पैसों के लिए अपने वोट भी बेच देते हैं, वो भी हमारे डेमोक्रेसी को वीकन करता है। तो हमें इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए ताकि हमारा डेमोक्रेसी बचे? तो इसके कुछ होप ऑफ रेज ऑफ होप कह सकते हो, है क्या क्या? फर्स्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म करके हम फाइट कर सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। जैसे ही ताकि क्रिमिनल्स कम से कम पॉलिटिक्स में पहुंच सके। इन दिस सिनेरियो देयर इज अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। many ministers are even involved in criminal cases. और नेक्स्ट इज मेकिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, देयर इज एंटी डिफेक्शन लॉ जो कहता है मतलब
ऑलरेडी है उसे और स्ट्रेंथन करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइटिंग फेक न्यूज। और हम बता नेक्स्ट हम मैंने डिस्कस नहीं किया था मीडिया। मीडिया इज नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो अगर कभी भी बाइस्ड हो गया तो हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए और फेक न्यूज़ से बचना चाहिए, फाइट करना चाहिए, फेक न्यूज़ को रिलीज नहीं करना चाहिए, स्प्रेड नहीं करना चाहिए। और है इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशियल। नेक्स्ट है पीपल वोटिंग मोर इन नंबर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जब भी हम वोट करें तो हमें ज़्यादा नंबर में वोट करते हैं, ऐसे वे जीतने के लिए बहुत कम वोटों की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट इवन फॉर गेटिंग, जो जीतता है वो कभी भी बहुत कम ही होता है, जो उसे 50% से ज़्यादा वोट की ज़रूरत होती है, उसे कम वोट में भी पर वो सबसे ज़्यादा लाता है इसीलिए जीत जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वोट करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए क्यों हम किस पे वोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टूल टू आस्क क्वेश्चन। हमें किसी कोई भी जो खड़ा होता है इलेक्शन में उसके बैकग्राउंड को पता करके वोट देना चाहिए। इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, जैसे आरटीआई है, ई गवर्नेंस है। ओके, और जो कि हमारे डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल और स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक इज अ सिस्टम वेयर पीपल आर सुप्रीम, if and even the head of the state are elected by people, there is no hereditary ruler in the country। क्या इंडिया में कोई हेरिडिटरी रूलर है? नहीं। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड। ओके, और हु इज सुप्रीम हेयर? पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस है preamble talks about comprehensive justice. What is which type of justice? Political, social, economic justice. Political, social, and economic justice achieved through various provisions of constitution, like political justice achieved through right to vote, right to contest the election under Article 326, और सोशल जस्टिस अचीव थ्रू फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14, 15, 18, 17 एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक जस्टिस अचीव थ्रू वेरियस फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू वोकेशन और एंड वेरियस DPSPs। और लिबर्टी भी है। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस और ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स exercised by an individual or an institution against other individual or group, thereby allowing the individual or group or opportunity to grow to achieve their full potential। Okay, next है equality। equality premise talks about इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम करते समय कुछ और वर्ड्स को भी डाल देगा या किसी को हटा देगा तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स fraternity is a sense of brotherhood and prevails over all India, which promote unity and integrity of India and save the dignity of individual। Okay, next concept is sovereignty। Sovereignty means that the country's government is totally independent and it does not acknowledge any arbitrary power as supreme with regard to governance of the country, either within its boundary or internationally। मतलब इंडिया एक sovereign कंट्री है, क्यों? क्योंकि वो अपनी गवर्नेंस में कोई भी डिसीजन लेता है तो वो कोई आउटसाइडर या इनसाइडर डिसाइड नहीं करता, वो अपने भले के लिए खुद डिसाइड करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी फोर्स के दबाव में आके नहीं करता। और जब इन द इरा ऑफ LPG दैट इज liberalization, privatization and globalization।
क्या कब हुआ था? 1991 में। तब सबको डर लगा कि हमारा सोवरेनिटी में खतरा है। बट क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लोबलाइज होगा, बाहर से लोग आएंगे और मे भी इंडिया उनके ऊपर टिल्ट हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी इंडिया अपना डिसीजन लेता है तो उसमें वो क्या माइंड में रखता है? हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल को। और इंडिया जो भी करता है वो पीपल ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रख के करता है, ना कि किसी के दबाव में आके करता है। ओके। और जैसे कभी ऐसा हुआ है, हाँ बिल्कुल, इंडिया ने स्ट्रांग फुट रखा था डोकलाम स्टैंड अप पे और रेसिस्ट किया था अमेरिका को जब S-400 मिसाइल रसिया से खरीदने वाला था। सो लार्जली द ग्लोबल फैक्टर हैव नॉट इरोडेड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इज इट? नो। हम आज भी सॉवरेन हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम इज सेक्युलर।